अभी तक की क्लासेस में बेसिकली आपने दो सेक्शन कवर किए हैं, जो पावर ऑफ डायरेक्टर्स के दो सेक्शन आपके पास, जिसमें एक है आपका सेक्शन 179 जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जनरल पावर्स, और फिर था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन, सेक्शन 180। आज जो आपका टॉपिक है वो है सेक्शन 181। बहुत शानदार पॉइंट है। देखो, चैरिटेबल पर्पज के लिए अपनी मर्जी से वॉलंटरीली आप चैरिटेबल पर्पज के लिए एक कंपनी कितना डोनेशन दे सकती है। एक तो होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो कंपलसरी दान देना है। एक होता है वॉलंटरीली अपनी इच्छा से एक कंपनी कितना दान, कितनी चैरिटी, कितना डोनेशन दे सकती है अपनी इच्छा से। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये फैसला कौन लेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कंपनी के केस में दो अथॉरिटी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स। तो ये फैसला कौन लेंगे कि हमारी कंपनी चैरिटेबल पर्पज के लिए डोनेशन देना चाहती है। हु विल टेक दिस डिसीजन, मेंबर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना मेंबर से पूछे और दान दे सकते हैं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना मेंबर की कंसेंट के डोनेशन दे सकते हैं क्या? और यदि दे सकते हैं डायरेक्टर्स बिना मेंबर की कंसेंट के डोनेशन, तो कितना दे सकते हैं? तो आइए सेक्शन 181 को रीड आउट करते हैं कि पावर ऑफ कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू द बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स। तो इसमें लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी मे कंट्रीब्यूट टू द बोनाफाइड चैरिटेबल एंड अदर फंड्स, कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपने बोनाफाइड पर्पज के लिए और किसी भी NGO को, किसी भी अदर ऐसी संस्था जो सामाजिक के भले के लिए काम करे, उसको डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन अब आप पूछोगे सर कितना, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना डोनेशन दे सकते हैं चैरिटेबल पर्पज के लिए। तो बेटा ध्यान से सुन लो आप, बिना मेंबर की कंसेंट के, यानी बिना शेयर होल्डर से पूछे डायरेक्टर्स एक लिमिट तक डोनेशन दे सकते हैं। अब आप बोलोगे सर वो लिमिट कितनी है, तो चलो सेकंड पैराग्राफ पढ़ा देता हूं। तो इसमें लिखा है कि प्रायर परमिशन ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड, यानी शेयर होल्डर की परमिशन तभी चाहिए होगी इन केस एनी अमाउंट जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, वो एक्सीड द 5% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द 3 इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। यानी पिछले 3 ईयर्स के फाइनेंशियल ईयर्स का प्रॉफिट निकाल लो। जैसे अभी कौन सा ईयर खत्म हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका 2020-21 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, इसका आपका जो प्रॉफिट है मान लीजिए आप 8 करोड़ रुपीज। इससे पहले आपका फाइनेंशियल ईयर था 1920, उससे पहले आपका फाइनेंशियल ईयर था 2018-19। तो इन 3 साल में जो आपका प्रॉफिट है मान लेते हो 5 करोड़ या 7 करोड़ और ये 8 करोड़। तो और अब आप डोनेशन देना चाहते हो, तो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2021-22 इज रनिंग। तो 2021-22 के दौरान कितना चैरिटेबल पर्पज के लिए डोनेशन दे सकते हैं? तो ध्यान देना, इन 3 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकालो। तो पहले 3 इयर्स के प्रॉफिट को एग्रीगेट करो तो 20 करोड़, और इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 6.18 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इतना आएगा। ये एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 इयर्स का, इसका 5%। इतना डोनेशन यानी 6.18 करोड़ का 5%, इतनी अमाउंट तक का डोनेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिना मेंबर की कंसेंट के दे सकते हैं। और इस अमाउंट से ज्यादा यदि डोनेशन देना है तो फिर आपको मेंबर की कंसेंट लेनी होगी। सेक्शन 181 में कोई प्रॉब्लम प्लीज? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना मेंबर की कंसेंट के कितना डोनेशन दे सकते हैं? तो लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 5% तक। उससे ज्यादा डोनेशन यदि देना है तो फिर आपको पहले मेंबर की कंसेंट लेनी होगी। अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज?
नो सर। नो सर। पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। शुभ, कोई टॉपिक में दिक्कत? सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दो। दोबारा बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। सेकंड पैराग्राफ बोल रहे हो ना आप? सेकंड पैराग्राफ में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स की लिमिट बताई है, क्योंकि पहली लाइन तो ये बोल रही है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चैरिटेबल पर्पज के लिए डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कितना। तो फिर सेकंड पैराग्राफ बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिना मेंबर की कंसेंट के पिछले 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के 5% तक बिना किसी मेंबर की कंसेंट के अप्रूवल दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। और यदि फाइनेंशियल ईयर के जो एवरेज प्रॉफिट है 3 इयर्स का, उससे ज्यादा डोनेशन देना हो तो फिर मेंबर कंसेंट इज रिक्वायर्ड। तो फिर आपको मेंबर्स की मीटिंग बुला करके और उनकी कंसेंट लेनी होगी। तो इसलिए डायरेक्ट शब्दों में बोलते हैं कि बिना मेंबर की कंसेंट के 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के 5% तक का डोनेशन दे सकते हो, और मेंबर यदि कंसेंट दे दे फिर तो कितना ही दो। जब कंपनी का मालिक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल दे तो आप फिर कितना भी डोनेशन दे सकते हैं सर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। ठीक है। अब जो टॉपिक आता है वो है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। अब आप बोलोगे सर ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? तो बेटा जैसे आपको ध्यान है, मैंने पहले भी बताया था आपको, जितनी भी भारत में राजनीतिक ये पार्टीज हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब को और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मिलता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे मान लो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी और दूसरी पार्टी है, तो इन सब को, बीजेपी को, कांग्रेस को आईएनसी बोलते हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी हो, ठीक है, समाजवादी पार्टी हो, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी हो, और भी नंबर ऑफ पार्टीज हैं। तो इनको, जैसे ये एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, तो ये डोनेशन देना चाहती है, वो चाहती है कि हम बीजेपी को डोनेशन दें। फायदा क्या होता है? कल यदि बीजेपी की सरकार बन गई तो फिर कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें सरकार की कंसेंट चाहिए और आपका डोनेशन दिया हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी मिल जाती है, सरकार में एक अपनापन रहता है। तो एक बात बताओ, क्या कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं? क्या एक कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन, इसको चंदा बोलते हैं, क्या चंदा दे सकती है? और यदि दे सकती है तो कितना? क्या कोई लिमिट है? क्या कोई रूल्स रेगुलेशन हैं? तो आइए सबसे पहले सेक्शन 182 में कुछ ऐसी कंपनीज हैं, अच्छी तरह से लर्न कर लेना, कई बार क्वेश्चन बना आपको, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये, और खास करके ये वाला पॉइंट। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती, यानी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती, जो चंदा नहीं दे सकती, जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती। एक तो गवर्नमेंट कंपनी, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट ही शेयर होल्डर है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूं, बीएसएनएल, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एटसेट्रा। ऐसी ये जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो ये कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा, ऐसी कोई कंपनी जिसको अभी 3 ईयर से कम टाइम का एग्जिस्टेंस है, यानी ऐसी कोई कंपनी जिसकी लाइफ 3 साल से कम है, यानी जिस कंपनी को अभी इनकॉर्पोरेट हुए 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुए हैं, कोई कंपनी इसी साल इनकॉर्पोरेट हुई हो या लास्ट ईयर इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देने के लिए कम से कम कंपनी को 3 फाइनेंशियल ईयर का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। यानी ऐसा नहीं कि आप आज कंपनी इनकॉर्पोरेट करो और नेक्स्ट डे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दे दो, नहीं। उसके लिए आपको 3 साल पहले कंप्लीट करनी होंगी, उसके बाद में आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे सकते हो।
कई बार क्वेश्चन बनता है, आपको क्वेश्चन में कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिवन होगी और आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि जब से कंपनी बनी है तब से लेकर के और जिस दिन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उस दिन कंपनी को कितने ईयर कंप्लीट हो गए, उसके बाद में ही कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे पाएगी यदि 3 साल कंप्लीट हो गए हो तो। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके साथ। मान लो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जून 2019 को, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बताओ पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? तो जो भी नेक्स्ट 31 मार्च आएगा तभी ना। तो 31 मार्च 2020 को पहला फाइनेंशियल ईयर, ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ, पहला फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का नहीं हो पाएगा, तो कोई जरूरी नहीं होता कि पहला फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का हो। इस केस में तो पहला फाइनेंशियल ईयर अराउंड 10 मंथ्स का ही होगा, क्योंकि 1 जून से और 31 मार्च तक। तो ये पहला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट। फिर सेकंड फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2021, ये अभी सेकंड फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है। तो ये कंपनी अभी भी डोनेशन नहीं दे सकती, इसको एक फाइनेंशियल ईयर और हो जाने दो। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, जब ये फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2022 को, हाँ, उसके बाद में फिर ये कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे सकती है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे इस पहले प्रोहिबिशन वाले पॉइंट में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? तो यदि आपकी कंपनी जो डोनेशन दे रही है वो या तो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जमा कर दो, भाई भारतीय जनता पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का भी, इनका भी तो बैंक अकाउंट होते हैं, तो या तो डायरेक्ट उस पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में जमा कर दो, और या फिर जो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो ऑफिसर्स हैं, भाई जैसे जो बीजेपी का अध्यक्ष है या जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, जो भी ऑफिसर्स हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, तो आप उनको भी यदि मनी दे देंगे, कि वो लोग भी घर पे आते हैं कई बार पर्ची काटने, तो भी वो ये माना जाएगा कि आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया है। और जरूरी नहीं है कैश दो आप, मतलब कैश और चेक जरूरी नहीं है। आप एक काम करो, जैसे अभी आपके एरिया में भारतीय जनता पार्टी की कोई रैली होने वाली है, तो वहां पर रैली होने से पहले आपको ध्यान होगा रैली का पूरा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, बोर्ड लगाए जाते हैं, अखबार में ऐड दिया जाता है। तो एक काम करो, आप ये न्यूज़पेपर में ऐड का खर्चा आपकी कंपनी दे दे, आप ये झंडे लगवा दो, होर्डिंग्स लगवा दो, पर्चे बंटवा दो लोगों में, तो ये भी तो खर्चा आएगा ना। तो ये भी एक तरह से आपके लिए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। यानी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कैश में ही हो जरूरी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पर एडवर्टाइजमेंट देना, लोगों को उसको वोट देने की अपील करना, भीड़ में आने का निमंत्रण देना कि रैली में आइए आप, तो ये सब एडवर्टाइजमेंट करना, पर्चे बंटवाना, होर्डिंग्स लगवाना, बोर्ड लगवाना, इसमें भी तो खर्चा आता ही है ना। तो ये भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। नीचे लिखा भी है कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन शैल इंक्लूड डोनेशंस, या तो आप डोनेशंस दे दो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, या एडवर्टाइजमेंट भी कर दोगे आप, पर्चे बंटवा दो, पंपलेट बंटवा दो, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दो, तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रीब्यूशन में ही काउंट होगा। बताइए आप, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। ठीक है, अब आता है कि सर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देने के लिए कौन सी रिजोल्यूशन पास होगी? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं या उनको मेंबर से पूछना होगा? तो आप देखो, लॉ बनता तो पार्लियामेंट में ही है, ये पॉलिटिकल पार्टी जी तो कानून बनाती है। पता क्या लिखा है कि भाई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद दे सकते हैं,
बस बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे दो। आपको ये पूछे कि कितना, तो कितना भी, कोई लिमिट नहीं है। आप ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है। एक कंपनी कितना भी चंदा दे सकती है, कोई लिमिट नहीं। पहले हुआ करती थी, आज से 4-5 साल पहले, जब यदि आप 2-3 साल पुरानी कोई बुक देखेंगे ही ना, तो पहले लिमिट होती थी कि आप अपने एवरेज प्रॉफिट का 7.5%, यानी 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5%, बट ये होता था। ये शायद 2017 या 18 के आसपास, जब अरुण जेटली जी इस दुनिया में हुआ करते थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कंपनीज एक्ट में छोटा सा अमेंडमेंट किया और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की सारी लिमिट हटा दी। आप विश्वास कर सकते हो क्या? भारतीय जनता पार्टी जिसकी अभी सरकार है, पहले लिमिट थी कांग्रेस के टाइम कि इससे ज्यादा कोई कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं देगी, लेकिन इस सरकार के आते ही पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की लिमिट खत्म। तो अब अंबानी, अडानी कितना भी डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते। पहले लिमिट हुआ करती थी, बट अभी 3-4 साल पहले लिमिट हटा दी। अब इसके अच्छा है या गलत है, ये आप अपने लेवल पे देखना, मैं तो जो हुआ वो बता रहा हूं आपको। तो सेकंड पॉइंट यही है कि जो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देंगे, लिमिट तो कोई है नहीं, हाँ, बस जो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देंगे वो अकाउंट पे ही चेक, यानी चेक के थ्रू देंगे, या डीडी बना करके, बैंक ड्राफ्ट यानी डिमांड ड्राफ्ट बना करके, या ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, यानी कैश में नहीं देंगे। बस ये एक अच्छी चीज की है। सेकंड पॉइंट क्लियरली बोल रहा है कि जो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दोगे, ओनली बाय चेक या बाय बैंक ड्राफ्ट यानी डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, या ऑनलाइन ट्रांसफर, जैसे फोन पे करना, पेटीएम करना, आरटीजीएस करना, जो भी, बट ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी लिमिट नहीं है। याद रखना, आज के दिन कोई लिमिट नहीं है। कितना भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना मेंबर की कंसेंट के, यानी नो मेंबर अप्रूवल रिक्वायर्ड और नो अपर लिमिट, आप कितना भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कितना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया, कौन सी पार्टी को दिया, तो जब P&L बनेगा ना, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो है तो ये एक्सपेंडिचर ही, तो P&L में पूरा डिस्क्रिप्शन देना कि कितने अमाउंट का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। यहां तक के टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत प्लीज? अरे थर्ड पॉइंट तक के किसी टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। अब नो सर। एक पेनल्टी का पॉइंट है। यदि आपने इस सेक्शन को बिना फॉलो किए, जैसे कैश में आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया, गलत है, या आपकी कंपनी की लाइफ 3 साल से कम है और फिर भी आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया, गलत है, तो कितनी पेनल्टी लगेगी? तो कंपनी पर पेनल्टी लगेगी, जितना भी आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया है गलत तरीके से उसका 5 टाइम्स, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स जो इस डिफॉल्ट में शामिल हैं उनको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, और वही सेम जितने अमाउंट का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था उसके 5 गुना अमाउंट तक का आप पर फाइन लग सकता है। बताइए, यहां तक कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में आया हो? तो अभी तक आप लोगों को ध्यान होगा, बेटा अपन 4 सेक्शन पढ़ चुके हैं। देखो, कंपनी लॉ में सेक्शन की अहमियत बहुत है, तो कंपनी लॉ के सेक्शंस तो कोशिश करना आप लर्न रखो। मैं साथ साथ हमेशा आपको याद दिलाता चलूंगा। सेक्शन 179 पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 180 रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 181 पावर ऑफ कंपनी टू कंट्रीब्यूट फॉर चैरिटेबल पर्पज, और सेक्शन 182 पावर ऑफ कंपनी टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। इन 4 सेक्शन आप अभी तक कंप्लीट कर चुके हो। कोई दिक्कत प्लीज? सिर्फ पेनल्टी वाले के अंदर कंपनी अलग देगी और डायरेक्टर्स अलग देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सेपरेट बोथ पर्सन, बिकॉज कंपनी इज ऑल्सो एक पर्सन और ऑफिसर्स हैं वो भी पर्सन है, तो दोनों को अलग अलग। कंपनी को जेल नहीं हो सकती 6 महीने 1 साल, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन।
तो डायरेक्टर्स को जेल भी होगी और फाइन भी लगेगा। ठीक है। ओके सर। एक डोनेशन और है, और ये अच्छा डोनेशन है। नेशनल डिफेंस फंड, भारत का जो रक्षा फंड है, जिससे भारत की आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए हथियार खरीदे जाएंगे, या आर्मी और नेवी एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। हाँ, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बना रखा है, नेशनल डिफेंस फंड। इसमें आप, मैं, कोई भी कंपनी, फर्म, कोई भी पर्सन अपनी इच्छा अनुसार कभी भी कितना भी डोनेशन दे सकता है। और सेक्शन 183 बोलता है कि किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चाहे कंपनी की, यानी सेक्शन 180, 181, 182 या इस एक्ट के अदर सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, देखो नोट विद स्टैंडिंग का मतलब है बिना ध्यान में रखते हुए, यानी सेक्शन 180, 181, 182 या इसी एक्ट के किसी दूसरे सेक्शन में या कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, उसको बिना ध्यान में रखते हुए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंट्रीब्यूट सच अमाउंट एज इट थिंक्स फिट। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जितना उचित लगे उतनी अमाउंट वो नेशनल डिफेंस फंड या इस जैसा ही कोई और दूसरा सिक्योरिटी पर्पज के लिए गवर्नमेंट ने फंड बना रखा हो, तो उस फंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना भी डोनेशन दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बस वो नेशनल डिफेंस से रिलेटेड होना चाहिए, और जितनी भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करोगे तो उसको आप अपने P&L में और पूरा डिस्क्लोज करोगे कि हमने ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर इतना पैसा और नेशनल डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूट किया है। तो बताइए, यहां तक किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे यहां तक के किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। तो देख लो, अपने 5 सेक्शन हो गए हैं, सेक्शन 183 और हो गया सर। हाँ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स के ये 5 ही सेक्शन थे। आप सेक्शन 179 से लगे थे जनरल पावर्स, और ये लगातार आपने 5 सेक्शंस को पढ़े। ये था इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। मैं आपको याद दिला दूं, अपन लेसन नंबर 15 पढ़ रहे हैं, और लेसन 15 में जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 तो था नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, मिनिमम डायरेक्टर्स कितने, मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने, ये टॉपिक था। और पार्ट 2 जो था वो था पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें आपने 179 से लेकर के 183 तक के सेक्शंस कंटिन्यू किए। बताइए प्लीज, दोनों पार्ट में किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और ये है आपका पार्ट नंबर 3। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये जब आप सेकंड मॉड्यूल पढ़ोगे, जिन बच्चों ने अभी सेकंड मॉड्यूल नहीं पढ़ी है, तो उसमें एक बुक आती है सिक्योरिटीज लॉज, तो उसमें भी एक चैप्टर आता है सेबी LODR रेगुलेशंस, तो वहां पर भी ये टॉपिक आएगा। यहां पर भी अलग से है। पहले थोड़ा सा समझना इस टॉपिक की अहमियत को। एक कंपनी है जिसका नाम ABC मार्कर लिमिटेड, ठीक है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। चाहे कंपनी पब्लिक हो चाहे कंपनी प्राइवेट हो, सभी कंपनीज में जो सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है, कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट की सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं होती। और कंपनी का पूरा मैनेजमेंट, कंपनी का पूरा सुपरविजन यही लोग करते हैं। लेकिन जो सेक्शन 177 है ना, इसके दिमाग में कुछ और ही आ गया। सेक्शन 177 बोलता है कि कुछ कंपनीज को, सभी को नहीं, कुछ कंपनीज को, कुछ कंपनीज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ अपनी कंपनी में एक कमेटी भी बनानी होगी। यानी कुछ कंपनीज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा एक कमेटी, एक अलग से कमेटी भी
बनानी होगी। बट ये सभी कंपनीज को नहीं है, ये कुछ कंपनीज को ही है कि इनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा एक कमेटी भी बनानी होगी, और उस कमेटी का नाम होगा ऑडिट कमेटी। इस कमेटी का नाम क्या होगा? ऑडिट कमेटी। अब आप बोलोगे सर ये ऑडिट कमेटी काम क्या करेगी? देखो एक्चुअली ये जो बड़ी कंपनी होती है ना, इनमें अकाउंटिंग फ्रॉड, इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड होने की संभावनाएं ज्यादा होती, इनमें अकाउंटिंग एरर होने की संभावनाएं ज्यादा होती। और अकेले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पूरी कंपनी का ध्यान रखेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, अकाउंटिंग हो, फाइनेंस हो। ओनली अकाउंटिंग और फाइनेंस का ध्यान रखने के लिए कुछ कंपनीज को अपनी कंपनी के अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट का ध्यान रखने के लिए एक सेपरेट कमेटी बनानी होगी। उस कमेटी का काम सिर्फ और सिर्फ कंपनी की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस और कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर ध्यान रखना होगा कि कंपनी में कोई अकाउंटिंग या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो। क्योंकि ये जो इतनी बड़ी कंपनी होती है ना, पब्लिक कंपनी होती है, और इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। ये लिस्टेड कंपनी होती है, इसमें पब्लिक का फंड इन्वॉल्व है, और एक छोटे छोटे फ्रॉड करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है कि पब्लिक के पैसे का मिसयूज कर दें। तो कहीं ना कहीं पब्लिक इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डबल सुपरविजन, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होंगे ही होंगे, साथ साथ में ऑडिट कमेटी भी नजर रखेगी ताकि कोई भी अकाउंटिंग स्टाफ या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का स्टाफ कुछ हेरा फेरी ना करे, कंपनी में कोई अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्कैम ना हो। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल जो रूल्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को और फाइनेंस के जो भी रेशियोज हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। ये ध्यान रखने के लिए, इस चीज की बेटर कंप्लायंस हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ कंपनीज को, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, सभी कंपनीज में ऑडिट कमेटी नहीं होती। ऑडिट कमेटी तो कुछ कंपनीज में होना जरूरी है। अब आप यही सोच रहे होगे ना कि अरे सर वो कुछ कंपनी कौन सी हैं? तो आइए, आप अच्छे लोग हो, जानकार हो, इसलिए बता देता हूं आपको। फॉलोइंग कंपनी सेल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, यानी आप ये बोलोगे ना कुछ कंपनी कौन सी हैं, तो वो कुछ कंपनी ये वाली है। या तो आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो आपको ऑडिट कमेटी रखनी है, या फिर और आप पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड नहीं हो, लेकिन आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है, या फिर और है इनके बीच में, आप पब्लिक कंपनी हो, आपकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है, या फिर आप पब्लिक कंपनी हो और आपने जो लोन, जो बोरोविंग्स, जो डिपॉजिट्स ले रखी हैं वो 50 करोड़ रुपीज से ज्यादा है। यदि आपकी कंपनी इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दे तो आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना, अपनी कंपनी में एक ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अरे यहां तक के टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत? चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, एक हिंट देता हूं, अच्छे बच्चे हो ध्यान देना बेटा। ये सेम लिमिट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी थी, आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं कि सेम लिमिट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपने पीछे एक सेक्शन पढ़ा था 149 सब सेक्शन 4, जब पार्ट 1 पढ़ रहे थे अपन नंबर ऑफ डायरेक्टर वाला, तब आया था ना कि कुछ कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होंगे, तब भी एक क्राइटेरिया आया था, यही क्राइटेरिया था सेम, वो एज इट इज, चाहो तो आप देख लेना चाहे पीछे। इसलिए एक बार लर्न कर लो, दोनों जगह काम आ जाएगा। जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी होगी तो उन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होंगे, या ये ऐसे लर्न कर लो कि जिन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना कंपलसरी है तो उनको ऑडिट कमेटी बनाना भी कंपलसरी है। सेम लिमिट है एज इट इज, और लिमिट के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं। हां, कुछ कंपनीज हैं जिनको ऑडिट कमेटी नहीं रखनी, चाहे उनकी टर्नओवर कैपिटल कितना ही हो, तो ये सेम पॉइंट आपको ध्यान होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी आया था।
यदि आपकी जॉइंट वेंचर कंपनी है तो फिर चाहे आपका कितना ही कैपिटल हो, कितना ही टर्नओवर हो, आपको ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करनी। या आप होली ओन्ड सब्सिडरी हो, आपकी कंपनी सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी किसी दूसरी कंपनी की, आप पूरी तरह से सब्सिडरी हो, हाँ, तो भी फिर आपका चाहे कितना ही टर्नओवर हो, कितना ही कैपिटल हो, बोरोविंग्स हो, आपको ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करनी। और यदि सर आप डोरमेंट कंपनी हो, जो कंपनी बिजनेस नहीं करती, इनकॉर्पोरेट जरूर हो गई बट आप डोरमेंट कंपनी हो, नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस, नॉट हैविंग एनी एसेट्स एनी लाइबिलिटीज, ऐसी कोई कंपनी है तो भी आप कहीं ना कहीं आप ऑडिट कमेटी आपको कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरी नहीं है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे ऑडिट कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अरे पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, मान लेते हैं। खुशी, करिश्मा, कमलदीप, कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। ठीक है। अब आता है कि सर ये जो ऑडिट कमेटी बनाएंगे तो इस ऑडिट कमेटी में कितने लोग होंगे? भाई कमेटी होगी तो कोई 2-5 लोग तो होंगे इसमें, तो इस ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर होंगे और जो भी ऑडिट कमेटी के मेंबर होंगे वो कौन लोग होंगे? तो आइए पढ़ते हैं ना। कंपोजिशन, तो इसमें लिखा है कि सेक्शन 177 में जो अनलिस्टेड कंपनी है, पहले तो आप लिस्टेड और अनलिस्टेड का फर्क समझो। लिस्टेड कंपनी वो पब्लिक कंपनी होती हैं जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे होती है, जिनके शेयर्स आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू परचेज सेल कर सकते हो, तो वो लिस्टेड कंपनी होती है। और कुछ ऐसी पब्लिक कंपनी हैं, पब्लिक कंपनी जरूर है बट उनके शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो अनलिस्टेड कंपनी है। तो पहला पॉइंट है, यदि आप अनलिस्टेड कंपनी हो बट क्योंकि आपका कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या आपकी बोरोविंग्स 50 करोड़ से ज्यादा है और आपको कमेटी रखनी होगी, तो फिर ऐसी कंपनी की जो ऑडिट कमेटी होगी, ध्यान देना, तो देयर शैल बी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। यानी जो अनलिस्टेड कंपनी है उनकी जो ऑडिट कमेटी होगी उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर की वो कमेटी होगी, और उन 3 में से भी जो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। यानी यदि आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आप ऑडिट कमेटी बनाओ, और जैसे ऑडिट कमेटी आपने 4 डायरेक्टर की बना दी, मिनिमम 3 डायरेक्टर ऑडिट कमेटी में होने चाहिए। बट मान लो आपने अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर को ऑडिट कमेटी का मेंबर बनाया, तो उन 4 में से मेजॉरिटी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और साथ में बताया है कि जो इस ऑडिट कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो भी जनरली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन, ऑडिट कमेटी में जो लोग होंगे वो ऐसे लोग होने चाहिए जिनको अकाउंटिंग और फाइनेंस की टर्म्स का नॉलेज हो, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनको समझ पाए, इतने नॉलेजेबल पर्सन होने चाहिए। और लास्ट पैराग्राफ लिखा है कि यदि आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो आपको ऑडिट कमेटी तो रखनी पड़ सकती है यदि आपका कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है तो, बट कि मेजॉरिटी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो, ये वाला पॉइंट आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी ऑडिट कमेटी तो होगी बट उसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर आपकी उस ऑडिट कमेटी के जो मेंबर हैं वो मेजॉरिटी मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हों, ऐसा जरूरी नहीं। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी वाले टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम कि ऑडिट कमेटी में कितने लोग होंगे? तो यदि अनलिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमेटी की बात करें तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी के मेंबर होंगे, कम से कम 3 डायरेक्टर, और उसमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट। और यदि आप लिस्टेड कंपनी हो तो लिस्टेड कंपनी पर मैंने आपसे पहले ही प्रार्थना की थी कि लिस्टेड कंपनी पर बेटा कंपनीज एक्ट नहीं, सेबी की रेगुलेशन अप्लाई होती। तो सेबी LODR रेगुलेशन, यदि आप ध्यान देंगे तो यहां पर एक फुल फॉर्म लिखी है, शॉर्ट फॉर्म लिखी है, सॉरी, सेबी LODR। तो इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, मैं आपको। सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, LODR का मतलब है लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, क्योंकि ये टर्म आगे बार बार आएगी LODR, तो एक बार लर्न कर लो।
लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। तो जो लिस्टेड कंपनी हैं उन पर कंपनीज एक्ट के अलावा सेबी, सेबी एक गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी है, ये मान लो एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, और लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी ने, जैसे आरबीआई है बैंकिंग सेक्टर के लिए, ऐसे सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस बना रखी। तो लिस्टेड कंपनी के केस में जो ऑडिट कमेटी बनेगी तो सेम वही चीज है, उसमें भी कम से कम 3 डायरेक्टर उसके मेंबर होंगे, और मेजोरिटी नहीं 2/3 मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। यानी लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी में जितने भी मेंबर हैं उसमें से 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होंगे, और जो भी मेंबर होंगे वो फाइनेंशियली लिटरेट हों, यानी उनको अकाउंटिंग और फाइनेंशियल टर्म्स का पूरा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। ऑडिट कमेटी का जो चेयरपर्सन हो यानी चेयरमैन हो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, और जब शेयर होल्डर्स की एजीएम होगी ना तो उसमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो ऑडिट कमेटी का चेयरमैन है, जो एजीएम होती है ना एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, जैसे आज रिलायंस की एजीएम है, आज 24 जून 2021 आज रिलायंस की एजीएम है, अभी 2 बजे से। जितने भी मेंबर हैं उसके सब लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अभी तो खैर ऑनलाइन ऑप्शन है, नहीं तो आप जहां पर भी मीटिंग प्लेस होता है वहां जा सकते हैं। तो जो रिलायंस की ऑडिट कमेटी का चेयरमैन होगा ना तो वो भी मीटिंग में अवेलेबल होगा। किसी भी शेयर होल्डर को कंपनी के अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि मालिक होते हैं शेयर होल्डर, तो कुछ भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होता है ना तो वो ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी का काम करेगा, और ऑडिट कमेटी को कंसल्टेंसी लेनी हो, कोई एडवाइस लेनी हो तो ऑडिट कमेटी अपने डिस्क्रेशन पर यानी अपने बुद्धि का यूज करके, यानी इसको अपने विवेक का यूज करते हुए, और ये किसी भी फाइनेंस डायरेक्टर को या कोई भी अदर फाइनेंस फंक्शन या कोई भी अदर इंटरनल ऑडिटर या कोई रिप्रेजेंटेटिव को भी अपनी ऑडिट कमेटी की जो मीटिंग होंगी, ऑडिट कमेटी की भी तो मीटिंग होंगी टाइम टू टाइम, तो उन मीटिंग में ये लोग इनवाइट कर सकते हैं। यानी ऑडिट कमेटी की मीटिंग में सिर्फ ऑडिट कमेटी के मेंबर ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। ऑडिट कमेटी की मीटिंग में जो उस कमेटी के मेंबर हैं वो तो आएंगे ही, बट यदि ऑडिट कमेटी चाहे तो जो कंपनी के ऑडिटर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को या कंपनी के किसी अकाउंटिंग स्टाफ को भी और बुला सकती है कुछ पूछताछ के लिए, कुछ डिस्कस करने के लिए। बताइए यहां तक के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे कंपोजिशन ऑडिट कमेटी में कितने लोग होंगे इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलो एक छोटा सा पॉइंट और है कि कितनी मीटिंग्स होंगी, भाई ऑडिट कमेटी की कितनी मीटिंग हो, और एक होता है कोरम। अब आप बोलोगे सर ये सब तो बिल्कुल नया है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। कोरम क्या होता है? कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट मीटिंग। भाई जैसे आपने कोई मीटिंग बुलाई, अब आपकी कमेटी में 5 मेंबर हैं और आपने मीटिंग बुलाई, सबको नोटिस दिया, लेकिन मीटिंग में सिर्फ 2 जने ही आए, तो क्या 2 जने मीटिंग कर सकते हैं? 5 जने थे टोटल बट आए 2 ही हैं। भाई सभी तो नहीं आते, 1-2 तो एब्सेंट रहते हैं, बट 1-2 ही आए हैं, बाकी सब एब्सेंट है, तो क्या मीटिंग हो जाएगी? तो कितना कोरम यानी कितने मिनिमम लोग आने चाहिए मीटिंग के लिए? तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में कंपनी लॉ साइलेंट है। कंपनी लॉ ने बोला कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर देंगे तो ऑडिट कमेटी के लिए वही रूल बन जाएगा। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लिख दिया कि हमारी कंपनी की ऑडिट कमेटी की मीटिंग में मिनिमम आधे लोग आने जरूरी हैं, यानी जितने टोटल मेंबर हैं ऑडिट कमेटी में आधे तो आने चाहिए, तो फिर आधों का आना जरूरी है। तो एक तो कितनी मीटिंग होंगी ऑडिट कमेटी की, मीटिंग कितनी हो, हर महीने मीटिंग हो या 2 महीने से एक बार या 5 महीने से एक बार। तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो फिक्स करेंगे अपनी कंपनी के लिए वही फाइनल हो जाएगा। लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी ने फाइनल कर दिया
सेबी बोलता है लिस्टेड कंपनी में कितनी मीटिंग होनी चाहिए, तो लिस्टेड कंपनी में कम से कम 4 मीटिंग एक साल में होनी चाहिए। लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिट कमेटी की, ध्यान से सुनना प्लीज, लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिट कमेटी की एक साल में कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए और 2 मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो। जैसे एक मीटिंग आज हुई है तो अगली मीटिंग 120 दिन के अंदर अंदर हो, 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो, कम हो कोई दिक्कत नहीं। आप हर महीने ऑडिट कमेटी की मीटिंग कर लो तो 12 मीटिंग हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। मिनिमम 4 मीटिंग हो और 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। ये लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी के लिए रूल्स हैं। और कोरम कितनी होंगी, तो जितने टोटल मेंबर हैं आपकी कमेटी में उसका 1/3 या 2 मेंबर, विच एवर इज मोर, इतने लोग आने चाहिए। बट ध्यान रखना कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आने चाहिए मीटिंग में, तभी आपकी ऑडिट कमेटी की मीटिंग फाइनल हो पाएगी। यहां तक के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ऑडिट कमेटी के नंबर ऑफ मीटिंग्स और कोरम ऑफ मीटिंग, इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।